बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, ये इक्वेशन हमने यहाँ तक डिराइव कर ली थी, k इज इक्वल टू 2 Na/10⁻³ सिग्मा स्क्वायर पाई RT/m अंडर रूट डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। अब इसमें हमारे पास k की दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक ये वाली k की इक्वेशन आ गई है जिसमें हमने c की वैल्यू पुट की है, और एक k की इक्वेशन हमारे पास पहले आई है, इक्वेशन नंबर 4 जो है ये वाली। इक्वेशन नंबर 6 हो गई है, एक इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब हम क्या करते हैं, वी जॉइन द इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, दोनों को आपस में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को। तो इक्वेशन नंबर 4 है Na/10⁻³ मल्टीप्लाई बाई ZAA/NA² इज इक्वल टू 2Na/10⁻³ सिग्मा स्क्वायर पाई RT/m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी, दोनों को आपस में हमने कंपेयर कर लिया है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पहले प्रपोज करते हैं, कहते हैं लेट अस कंसिडर दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट यूनिट कंसंट्रेशन। यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि यूनिट कंसंट्रेशन पर रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एक मोल के लिए हो रहा है। जैसा कि यूनिट में आपने देखा, उसकी यूनिट में डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। तो यूनिट कंसंट्रेशन में हम रिएक्शन को सपोज कर रहे हैं। तो इन कंडीशंस में हम Na/10⁻³ मल्टीप्लाई बाई ZAA/NA², इस सारे को एक कांस्टेंट Z0 से रिप्लेस कर सकते हैं, Z0। इस वजह से इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट K इज इक्वल टू Z0 एंड Z0 इज इक्वल टू, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन हमने अभी इक्वलाइज की थी, इक्वेशन नंबर 4 जो है इक्वेशन नंबर 6 के साथ इक्वलाइज की थी, तो पूरी इक्वेशन नंबर 4 को हमने Z0 कंसिडर कर लिया। तो ये इक्वेशन आ गई K इज इक्वल टू Z0 इज इक्वल टू 2Na/10⁻³ सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट पाई RT/m। इसी इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं, क्योंकि जब इक्वेशन नंबर 4 और 6 को इक्वलाइज किया था उसे हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया है। ये जब हमने इक्वलाइज किया है तो ये इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 8 है। ये 8वीं इक्वेशन है ये वाली। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हम ऐसे कह सकते हैं कि K इज बेसिकली इक्वल टू Z0, ठीक है, K इज इक्वल टू Z0, और इस सारी को हम कह सकते हैं, इस सारी को Z0 के इक्वल है, तो Z0 से रिप्लेस करके हमने लिख दिया, और इसकी यूनिट है डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। तो सो वी कैन कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट, यानी कि जो रेट कांस्टेंट है K किसी भी रिएक्शन का, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इफ वी नो द कोलिजन डायामीटर। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हम रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। कोलिजन डायामीटर हमें पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर मैस हमें पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का। 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो वैसे ही कांस्टेंट हैं, पाई R/Na/10⁻³ ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमें M/T और सिग्मा पता लग जाए तो हम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यही बात लास्ट में लिखी है, इफ़ वी कैन कैलकुलेट दी rate constant of bimolecular reaction if we know the collision diameter sigma, temperature T and molecular mass M of the reacting substances या reacting molecules। ये इक्वेशन की डिस्कशन, इक्वेशन नंबर 8 तक ये इस इक्वेशन की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हम आगे इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकली बात करेंगे, जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये इक्वेशन किस हद तक ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या इस इक्वेशन को हम आगे यूज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं।
तो इस इक्वेशन को वेरीफाई हम दो तरीकों से करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द के। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं कि उससे के में क्या चेंज आती है, यानी कि ये जो पीछे इक्वेशन हमने पढ़ी है उसको जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, क्या वो इक्वेशन ठीक है। अब उस इक्वेशन के ऊपर हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर से जो वैल्यूज़ आती हैं क्या वो ठीक आती हैं टेम्परेचर चेंज करने से। और दूसरा, बाय कंपेयरिंग दी एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट के। तो एक्सपेरिमेंटली हम के की वैल्यू एक फाइंड करते हैं। ये के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड की जाती है, ये आप फर्स्ट ईयर में आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के कुछ तरीके पढ़े हुए हैं, ठीक है। उन तरीक़ों से हम एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसकी मदद से हम रेट कांस्टेंट के फाइंड कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसमें आपने केमिकल मेथड पढ़े हैं और फिज़िकल मेथड भी हैं, जिसमें स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेथड हैं, डायलोमीट्रिक मेथड है, ठीक है, रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड है, कंडक्टोमीट्रिक मेथड है। उनकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। और केमिकल मेथड भी है जो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ग्राफ बना के हम रेट कांस्टेंट के फाइंड कर सकते हैं। थ्योरेटिकल मेथड क्या है, वो इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है। तो थ्योरेटिकल तरीके से भी हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड करके देखेंगे और देखेंगे क्या दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं या नहीं। पहले नंबर पे हम देखते हैं टेम्परेचर से क्या इक्वेशन ठीक फॉलो होती है। तो इक्वेशन नंबर टेल्स अस बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन के इज ओनली 1%। कहते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 8 की मदद से टेम्परेचर टी की वैल्यू उसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट में इजाफा सिर्फ 1% हुआ होगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफे के साथ के की वैल्यू में इजाफा सिर्फ 1% होगा। बट एक्चुअली कितना होता है, फॉर 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज इन के इज 200%। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 200% इंक्रीज होती है, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से जो हम फाइंड कर रहे हैं वो सिर्फ 1% इंक्रीज हमें ऑब्जर्व होता है। तो एक तो ये खामी आ गई, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इस इक्वेशन को जस्टिफाई, ये इक्वेशन टेम्परेचर के इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रिएक्शन रेट पर क्या असर होता है, तो ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं कर सकती। नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल के की एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू को अगर कंपेयर किया जाए तो इस बारे में कहता है, इफ वी कैलकुलेट के बाय द इक्वेशन 8 वैल्यू ऑफ के कम्स आउट वेरी हाई। अगर हम इक्वेशन की मदद से के की वैल्यू फाइंड करें तो वो बहुत ज़्यादा आती है एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है के उसके मुकाबले में, ठीक है। अगर हम वैसे इक्वेशन की मदद से फाइंड करें, थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इक्वेशन नंबर 8 से जो हमने के की वैल्यू फाइंड की वो बहुत हाई है। इसका ये मतलब है, इस मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ नॉट फ्रूटफुल, कि ये इक्वेशन बेनिफिशियल नहीं है। बिकॉज ऑल कोलियंस, क्योंकि जितने भी कोलियंस हो रहे होते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, आर नॉट फ्रूटफुल, सारे फ़ायदेमंद नहीं होते। ये कोलियन थ्योरी तो कहती है सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे तो जितने ज़्यादा कोलियंस होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उसने तो बाकायदा कह दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू कोलियन नंबर। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव कर रहे हैं दोनों इफ़ेक्ट्स की मदद से, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन का रेट तमाम कोलियंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तमाम कोलियंस पे डिपेंड नहीं करता। बिकॉज ऑल कोलियंस आर नॉट फ्रूटफुल, सारे कोलियन रिएक्शन करवाने के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, हर कोलियन के नतीजे में रिएक्शन नहीं होता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो
तमाम कुलैयन ऐसे नहीं होते जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन तो फिर गलत साबित हो गई है। तो इससे अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, इक्वेशन ही गलत है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो देखें इक्वेशन गलत है तो उसे सही करेंगे ना, उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, उसे मॉडिफाई करके हम पहले से बेहतर बनाएंगे। यानी कि जितनी मॉडिफिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे, नई इक्वेशन अभी बनेगी, वो भी कुलैयन थ्योरी की मदद से ही बनाई गई है। तो अब हम इसमें मॉडिफिकेशन देखते हैं कि कैसे मॉडिफाई करके नई इक्वेशन बनाई गई है। तो मॉडिफाई करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसकी मदद से मॉडिफाई करेंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कहते हैं वी डिड नॉट गेट द करेक्ट इक्वेशन ड्यू टू नॉट इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं हमने सही इक्वेशन इसलिए नहीं फाइंड कर सके क्योंकि हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। कुलैयन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसलिए हम सही इक्वेशन तक नहीं पहुंच सके। रियलिटी इज दैट ओनली दोज कुलैयंस आर फ्रूटफुल विच हैव द एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इस इक्वेशन में हम ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि तमाम कुलैयन रिएक्शन के जिम्मेदार नहीं हैं, सिर्फ वो कुलैयन रिएक्शन करवाएंगे जो मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी बढ़ा दें कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लें। जो कुलैयन मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के काबिल बनाते हैं वही कुलैयंस रिएक्शन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल बनाते हैं। तो इसका मतलब है सारे कुलैयंस बेनिफिशियल नहीं हैं, सिर्फ वो कुलैयंस बेनिफिशियल हैं जो कुलैयंस एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं जी अब नई हेडिंग है, ये हेडिंग्स आपकी बुक में सारी बनी हुई हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। हाउ टू डिटर्मिन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हैं, कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर चुके हैं। तो इसके लिए एक नई थ्योरी, एक नया लॉ बनाया गया जिसे हम बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। उसके मुताबिक एन स्टार इज इक्वल टू एन ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। इसमें क्या है, एन स्टार क्या है, नंबर ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर चुके हैं वो किसके इक्वल है, स्मॉल एन। ये वाला एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ई की पावर, ई आपको पता है ये जो स्मॉल ई होता है ये बेस ऑफ लॉगरिथम होता है, ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। दिस इज बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। और इसमें ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर टी आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन इक्वेशन नंबर 8 जो पहले हमने इक्वेशन नंबर 8 पढ़ी है, जी नॉट करस्पॉन्ड टू एन, यानी कि उसमें जो जी नॉट हमने लिखा हुआ था वो बेसिकली टोटल कुलैयंस था, कुलैयन नंबर, टोटल मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं वो जी नॉट से हमने रिप्लेस किया था इक्वेशन नंबर 8 में। तो जी नॉट क्या है, एन, विच वाज टोटल नंबर ऑफ द कुलैयंस, जो कि टोटल नंबर ऑफ कुलैयन है, आउट ऑफ विच सम आर फ्रूटफुल। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कुलैयन में सिर्फ चंद कुलैयन ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाने के जिम्मेदार होते हैं, विच आर, और जो फ्रूटफुल कुलैयंस हैं। फ्रूटफुल कुलैयंस वो होते हैं जिनकी वजह से मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो फ्रूटफुल कुलैयंस कौन से हैं, विच आर, जो कि मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे, एन स्टार। तो इस तरह से फ्रूटफुल कुलैयन के नतीजे में हमारे पास जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आ जाते हैं वो है एन स्टार इज इक्वल टू जी बार, क्योंकि अभी आपने देखा कि वो स्मॉल एन जो था वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कुलैयंस था, और इक्वेशन नंबर 8 में हमने जी बार, जी जो नॉट है, जी नॉट, इसको टोटल नंबर ऑफ कुलैयंस कहा था, तो एन को रिप्लेस करके हमने जी नॉट लिख दिए। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है एन स्टार इज इक्वल टू जी नॉट ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी, और ये हमारे पास क्या है, हैंस नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलैयंस
और इस वजह से जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होंगे जिनकी वजह से मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे उनको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इफ़ेक्टिव कोलिजन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे। तो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स ये हैं, जितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाएंगे। सो ए रेट कांस्टेंट के विच डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव कोलिजन कैन बी रिटन एज। तो इसलिए रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट के जो है इज इक्वल टू, यानी कि एन स्टार की जगह पे हमने के लिख दिया है, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इफ नंबर ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स। वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं उनकी तादाद के बराबर होगा रेट कांस्टेंट। तो इसलिए हमने एन स्टार को रिप्लेस करके के इज इक्वल टू जेड नॉट ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी ये कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में इसको आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फेलवर ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में भी नाकामी हुई है, इस इक्वेशन में भी खामी आ गई है, ये इक्वेशन भी गलती कर रही है। कहाँ पे ये गलती कर रही है, चंद रिएक्शन की एग्जांपल दी गई है कि इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए ये गलती कर रही है। तो दिस इक्वेशन फेल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशन में ये इक्वेशन गलत साबित हुई है। नंबर 1, when ethyl alcohol is being reacted with the acetic anhydride at 79 degree centigrade, experimental rate constant is 10 to raise power 5 time lower than the theoretical rate constant। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू आई है वो 10 टू रेज पावर 5 टाइम कम है जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही होती है उससे। ये इस इक्वेशन की मदद से जो थ्योरेटिकल के फाइंड किया गया है वो 10 टू रेज पावर वैल्यूज़ की एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट इज 10 टू रेज पावर 5 टाइम्स लोअर। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो रही है थ्योरेटिकल से, यानी कि इस इक्वेशन से जो वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही कह रहे हैं, व्हेन इथाइल आयोडाइड इज रिएक्टेड विद ट्राईइथाइलमीन एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्राईइथाइलमीन से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करवा रहे हैं, देन एक्सपेरिमेंटल रेट इज 10 टू रेज पावर 8 टाइम लोअर। पहले एक्सपेरिमेंटल रेट 10 टू रेज पावर 5 टाइम लोअर था, अब एक्सपेरिमेंटल रेट 10 टू रेज पावर 8 टाइम लोअर आ रहा है देन दी थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट। तो इसका मतलब है इन दोनों रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम रह जाती है और जो इस इक्वेशन की मदद से थ्योरेटिकल वैल्यू के की फाइंड करते हैं वो ज़्यादा हो जाती है, कितने हज़ार गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस इक्वेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए अब ये आखिरी हेडिंग है, इसके साथ ये हमारी कोलिजन थ्योरी कंप्लीट होगी। मॉडिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया है, किस बेस पर किया है, ये इसकी डिटेल आ रही है। लो वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट इज ड्यू टू द ओरिएंटेशन इफेक्ट। कहते हैं जो मॉलिक्यूल का रिएक्शन रेट एक्सपेरिमेंटली लो रह जाता है वो है ओरिएंटेशन, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन के बावजूद हमने ये फाइंड कर लिया हुआ है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करने के काबिल हो चुके हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी तक वो जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो आपस में कोलाइड करके पुराने बांड तोड़ के नए बांड नहीं बना सकते इतनी आसानी से जितनी आसानी से हम सिंपल मॉलिक्यूल के लिए समझ रहे होते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, कि मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है, मॉलिक्यूल की जो कन्फिगरेशन है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ओनली दोज कोलिजन विल बी फ्रूटफुल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द न्यू बॉन्ड। सिर्फ वो कोलिजन ही फायदेमंद होंगे जो नए बॉन्ड बनाएंगे। फॉर दिस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर। इस वजह से हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, उस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया एक नए फैक्टर से, पी से। ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है।
ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और ये हमेशा लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज द फैक्टर विच इज लेस देन यूनिटी। ग्रेटर दी, अब ये जो शुरू में मैंने बात की है, ग्रेटर दी कंप्लेक्सिटी स्मॉलर विल बी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ग्रेटर दी, हाँ ये मैंने ऐसे लिखना था, ग्रेटर दी कंप्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉलर विल बी पी फैक्टर, यानी कि जितना मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो प्रोडक्ट बना सके, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो कम होगी। यही बात मैंने शुरू में बताई है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होगा उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से होगी कि उसके पुराने बांड टूटना और नए बांड बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसके पुराने बांड तोड़ना, नए बांड बनाना मुश्किल होगा। तो जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके लिए उनकी जो एक्टिवेटेड फॉर्म में जाने के बावजूद उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो रिएक्शन पे डिपेंड कर रही होती है, उनकी अरेंजमेंट रिएक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। और इस वजह से हम यहाँ पर एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से ये वर्ड बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, चांसेस ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स, कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो हर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि इधर प्रोबेबिलिटी आ गई, और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये चीज़ आपने पढ़ी, ग्रेटर दी कम्प्लेक्स